अब जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर अपना है 9 फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर अगर आप अभी अच्छे से करते हो, सबसे सिंपल तो सिंगल एंट्री है, लेकिन सिंगल एंट्री में जाओगे ना तो कुछ वर्ड्स आपको वहां पे दिखेंगे, जैसे कि सिंगल एंट्री आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है कि स्टूडेंट एबल टू प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये प्रॉफिट लॉस कैपिटल ये सारे शब्द और अच्छे से तुमको समझ जाएंगे जब तुम क्या करोगे मालिक, चैप्टर नंबर 9 करोगे। तो इसीलिए चैप्टर नंबर 9 पे हमको आना है करके। जस्ट अ मिनट। चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट आपके सामने दोस्तों, पे अटेंशन, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 12वीं में अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो एज इट इज आपके बोर्ड के 12 मार्क्स बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये वाला चैप्टर 11th का मेरे साथ अच्छे से कर लोगे, अब नाम के लिए 11th बोल रहा हूं, ये बेसिक कंसेप्ट आप मरते दम तक ये वाली चीजें याद ही रखोगे और हमेशा यूज होगी आपको। बीकॉम कर लो, सीए कर लो, सीएमए कर लो, सीएस कर लो, तो ये लेक्चर सबके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और कुछ सालों बाद आपके लिए रहेगा। अगर आप बहुत आगे भी चले गए तो भी ये बेसिक वाला सेशन आपको काम में आएगा। ये पूरा चैप्टर होने के बाद 2022 मार्च 2022 में 2022 में बोर्ड एग्जाम 12th का जो पेपर हुआ था वो तुम सॉल्व कर पाओगे। 12 मार्क्स का सम जो लास्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में फाइनल अकाउंट, क्योंकि अपने प्रीवियस बैच ने उनका 11th का ये चैप्टर हुआ और उन्होंने सेम बोर्ड एग्जाम तुरंत ही हुआ था, सॉल्व किया तो उनको पूरा सॉल्व करते आया था। बट अब इसके कुछ क्राइटेरिया वो सुन लो। पॉइंट नंबर 1, सर ये चैप्टर का डिटेलिंग में तो बाद में बताऊंगा ही सारे मीनिंग के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी बेटा कि ये चैप्टर अगर आप पहले दिन से इसको पूरे शिद्दत से समझने की कोशिश करोगे, सब कुछ कंसेप्चुअली समझोगे, तो ये चैप्टर तुमको कभी भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। पहले दिन से हर एक चीज पे ध्यान दो, कंसेप्चुअली जो तुम्हारे दिमाग में थॉट है सारे पूछो कि क्या है सर, व्हाट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये कौन सा स्टेज है पता है तुम्हारे? सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैंने रिसीट दिया तुमने फीस पेड करने के बाद, वो फीस पेड करने के बाद जो रिसीट जनरेट हुआ उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तुम घर पे गए, पिताजी को रिसीट दिया, पिताजी ने उनके अकाउंटेंट को बोला कि मेरे बेटे की फीस पेड हो गई है, तो अकाउंटेंट ने उस रिसीट पे से क्या पास किया? जनरल एंट्री। या तो उसको इंस्टेड ऑफ दैट क्या रहेगा? सब्सिडरी बुक्स। इसमें से आप लोग नेक्स्ट जनरल एंट्री के बाद क्या रहता है? लेजर पोस्टिंग। सारे अकाउंट बनेंगे उसमें पर्टिकुलर लेजर में वो वाला बने, जैसे हमने देखा रेक्टिफिकेशन पोस्टिंग वाला बात, जनरल एंट्री के बाद हम उस पर्टिकुलर लेजर में पोस्ट करते हैं। और सब उसके बाद लेजर के बाद क्या बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। आप ये बना भी सकते हो और इस सम का क्वेश्चन ही आपका रहेगा क्या? ट्रायल बैलेंस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब सर मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, ये फाइनल स्टेज है कि इस ट्रायल बैलेंस से हमको तीन चीजें बनानी है। कौन से तीन अकाउंट बनाने हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब ये क्या है सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे अकाउंट का एंड है। जर्नल से जर्नी शुरू होती है, लेजर पोस्टिंग होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। आप लोग यहां तक आपने बनाया भी है, गलतियां हुई, रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर किया भी है। सर अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे सर और मैडम कि फाइनल आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया रहेगा, मतलब ये सारी चीज उन्होंने कर दी है, इधर आपको टेंशन ही नहीं। आपको ट्रायल बैलेंस दिया, वहां से कुछ अमाउंट कहां पे जाएगी बेटा? ट्रेडिंग में, कुछ अमाउंट कहां पे जाएगी? P&L में, और कुछ अमाउंट कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट। अमाउंट पोस्ट करना है सही ढंग से, उसका टोटलिंग करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी आए, और बैलेंस शीट अपने आप टैली होता है। तो ये सब का आंसर सही कब आएगा? जब आपके बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी साइड टैली होगा। अब ये क्या असेट क्या लायबिलिटी में सब आपको समझा के बताने वाला हूं बहुत जीरो से। पहले 2-3 सेशन पूरा थियरी पढ़ा होगा, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन थियरी में हर एक शब्द के मतलब बताओगा, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा। लॉन्ग मेथड से जा रहे लेकिन इफेक्टिव मेथड है, तुमको कोई भी डाउट किसी भी लेवल पे नहीं रहेंगे करके। चलो सर क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन पे ही जाते हैं हम लोग कि क्या सीन है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, हर एक चीज 11th का बच्चा है सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उस असम्पशन के साथ में जा रहा हूं। और
सारी चीज बताऊंगा इन डिटेल, भले आपको बोर हो पूछो, लेकिन मेरे को पता है कि इसका रिलेवेंस क्या है। एवरीवन पे अटेंशन। अकाउंटिंग इज कंसिडर एज कौन सा अप्रोच बेटा? साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। किसका रिकॉर्ड्स? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। हम अकाउंट्स क्यों करते हैं? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, कम्युनिकेट करो मेरे साथ। अकाउंट्स क्यों करते हैं? सर हमको हमारे बिजनेस का सिचुएशन पता चले कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, पैसा कहां से आया, कहां पे गया, तो उस चीज के लिए हमको ना रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। किस ट्रांजैक्शन के? पर्सनल की बिजनेस ट्रांजैक्शन। एवरीबॉडी, तो ये पहला है कि अकाउंटिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ विच ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे जाता हूं। इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑल द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द व्हाट? एंटरप्राइज। No sooner a business transaction takes place, the accounting process start. The process is completed by the drafting. What बेटा? Final account. तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कब होता है? जर्नल बनाने से क्या? नहीं। लेजर बनाने से क्या? नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने क्या? नहीं। ये सारे चैप्टर पढ़े ना तुमने, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, इनसे कंप्लीट नहीं होगा। अकाउंट का प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जब क्या ड्राफ्ट करते हैं हम मालिक? फाइनल अकाउंट। एक चीज तो समझी, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मालिक जब आप क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट। पहले तो इतना बेसिक समझो, बाकी क्या है देखेंगे बाद में। फाइनल अकाउंट स्टार्ट है कि एंड है? एंड है। प्रोसेस शुरू होता है या खत्म होता है फाइनल अकाउंट पे? खत्म होता है। इतना तो याद रहेगा बेटा इस चीज पे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इतना समझ रहा है? फाइनल अकाउंट, ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड वाला स्टेप है, जहां पे तुम्हारा अकाउंटिंग का प्रोसेस, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय ड्राफ्टिंग विच अकाउंट? फाइनल अकाउंट। फिलिंग द ब्लैंक्स आए तो लिखते आएगा। वापस बोल रहा हूं, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय ड्राफ्टिंग डैश डैश विच अकाउंट? फाइनल अकाउंट। ठीक है, यहां तक ये 3 लाइन समझे। अब जाते हैं मीनिंग पे, और वैसे ही आराम से मैं सब बताऊंगा। सिर्फ कंसंट्रेशन 101 तक का यहाँ पे रखना। और कोई वर्ड अगर मुझे लगा, मैंने अगर गलती से मान लिया कि इजी है, लेकिन आपके लिए इजी नहीं होगा, तो पूछना हाथ खड़ा करके सर ये वाला शब्द बता दो। ओके, द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। यहां तक बताता हूं। सर ये समझा प्राइमरी एम? प्राथमिक उद्देश्य, कि तुम्हारा अभी प्रथम गोल क्या है। सर तुम लोग अगर बहुत ज्यादा ना यहाँ पे डिजर्ट में फंस गए हो, वाळवंटात टाक तुम्हें अड़कून गेलेले, 4 दिन से पानी नहीं पिया, और तुमको अचानक से कोई बोला कि 10 किलो सोना और एक बोलते ना बिस्लरी की बोतल, क्या लोगे? तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या रहेगा? बिस्लरी पानी पी के जिंदा रहे, सोना थोड़ी ना आगे लेके जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं, पहले सोना लेके सर बहुत सारे पानी लेंगे, ऑप्शन नहीं। कुछ लोग सोचेंगे सर सोना लेंगे फिर पानी का कुआं ही खोद लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। दो ही थी, दोनों में से एक, तुम पानी पियोगे। प्राइमरी एम किसका सर? अकाउंटिंग का। क्या एम है? एक वर्ड आया असेसमेंट। अब ये समझना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट। तुम्हारा जब पेपर होता है वो चेक होता है, तो असेसमेंट हुआ तुमको कितना आया कितना नहीं आया, तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो वैसे अकाउंटिंग का प्राइमरी एम है असेसमेंट करना, समझना, ढूंढना किस चीज क्या मालिक? बिजनेस का परफॉर्मेंस। तो फाइनल अकाउंट कहीं ना कहीं बिजनेस का क्या असेस करेगा मालिक? परफॉर्मेंस। धीरे धीरे लैंग्वेज को दिमाग में डालो। मेरे लिए बहुत सिंपल है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो सर जैसे स्टूडेंट का असेसमेंट करने के लिए हम टेस्ट पेपर लेते हैं, वैसे बिजनेस का फाइनल असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेस करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। किस चीज के लिए? असेसमेंट ऑफ व्हाट मालिक? बिजनेस का क्या? परफॉर्मेंस। ये चीज समझी? बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं मैं। ये लाइन समझा मालिक? यस, ओके। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। अब सवाल आ गया, सर स्टेक होल्डर मतलब क्या? तुमने एक शब्द बहुत बार सुना रहेगा, क्योंकि अडानी का अभी बीच में देखो बहुत सारा न्यूज चल रहा है। अडानी की न्यूज तो सुनी रहेगी कि टॉप 10 में थे, लेकिन अब वो हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आया, और ये बाद में कभी मैं इस पे डिस्कशन लूंगा, समझाऊंगा तुमको। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद अडानी टॉप 10 में से बाहर ही निकल गया और शेयर का प्राइस बहुत गिर गया। तो तुमने ये वर्ड सुना रहेगा, क्या होल्डर? शेयर होल्डर्स। लेकिन ये वाला शब्द क्या है बेटा? स्टेक होल्डर। तो डिफरेंस है। शेयर होल्डर्स मतलब जिसने शेयर खरीदा उसको ही शेयर होल्डर कहा जाता है। स्टेक होल्डर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन से जिन जिन लोगों को फायदा या नुकसान होगा, उन सबको क्या कहा जाएगा? स्टेक होल्डर। अब वर्ड क्या आया वहां पे, ध्यान से सुनो। शेयर होल्डर है कि स्टेक होल्डर है? स्टेक होल्डर। और क्या दिखा उसमें? देखो, सच है स्टेक होल्डर में ओनर आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज आते हैं, सप्लायर्स आते हैं जिसने उधार पे गुड्स दिए रहेंगे, कस्टमर आते हैं जिन्होंने गुड्स खरीदे रहेंगे,
फाइनेंसर्स आते हैं जिसने कंपनी को लोन दिया रहेगा, तो फाइनेंसर, इन्वेस्टर, सप्लायर, एम्प्लॉई, ओनर, इन सबको अगर कोई एक शब्द देना है तो मैं क्या शब्द से इनको पुकार सकता हूं? स्टेक होल्डर। क्या ये शब्द समझा तुम्हारे दिमाग में? बेटा शेयर होल्डर मतलब जिसने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब सारे ही लोग आ जाते हैं जो कंपनी से जो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। ओनर है, एम्प्लॉय है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, कस्टमर है, शेयर होल्डर्स भी ले लो। ये सब लोग का एक कॉन्क्रीट वर्ड देना है, बड़ा वर्ड देना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इतने वर्ड यूज करने से बेटर क्या बोलूंगा? स्टेक होल्डर। अपने बच्चों को इतना तो समझेगा क्या? देखो सिर्फ फाइनल अकाउंट को दो तरीके सर, एक रटवा देने का, मैं बोल दूंगा वेजेस इधर ही डालो, उसके बाद बोलूंगा सैलरी आया तो P&L में ही पोस्ट करो। बट क्यों ये नहीं समझा तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। दूसरे तरीके से तो मैं आपको बोलूंगा अरे तुम सब 10 मिनट में टैली कर दोगे सब, लेकिन पता नहीं रहेगा स्टेक होल्डर आया तो क्या, वो बोले वो मत पूछो, ऐसा पढ़ने का नहीं। स्टेक होल्डर समझा क्या? शेयर होल्डर मतलब सर वो बंदा जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। स्टेक होल्डर आज के बाद हमारी जिंदगी में कभी भी किसी ने बोला कि स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी, स्टेक होल्डर्स मतलब वो सारे लोग जिससे कंपनी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियर मतलब जिसने लोन दिया, इस सबको क्या बोलूंगा मैं? स्टेक होल्डर। तो आज के बाद न्यूज देखा और बोला कि अडानी के स्टेक होल्डर का इंपैक्ट पड़ा, तो शेयर होल्डर बढ़े कि स्टेक होल्डर? तो स्टेक होल्डर मतलब एक की बात करेगी बहुत लोगों की, बहुत लोग। इतना वर्ड दिमाग में गया बेटा? यस। चलो आगे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल, बहुत आराम से जा रहा हूं, कोई भी दिख, हर एक शब्द समझो। मेरे बताने के बाद तुमको लग रहा है कि सर ये शब्द नहीं समझा, मेरे को पूछो। लेक्चर स्लो होगा, लगेगा कि आप बहुत ही आराम से जा रहे हो सर, इतना नहीं। तुम बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो स्पीड बढ़ा लो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एक बार कंसेप्ट गया तो बाद में कोई इतना आराम से बताएगा नहीं तुमको। चलो सर, which is also help them to from their opinion on financial position of the what business concern। क्या भाई अकाउंटिंग का काम है, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो इन लोगों को हेल्प होती है कि इस बिजनेस की मदद करे या नहीं। आज अडानी में पैसा डालोगे क्या? नहीं। क्यों सर? उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? हिल गया। अच्छा, इंडरबर्ग ने रिपोर्ट बनाया, कैसे बनाया रहेगा? सब डेटा ही देखा रहेगा ना कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, पैसा कहां से आया, कहां पे गया, ये लोग गलत रिपोर्ट दे रहे, तो इसमें अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अकाउंटिंग परफेक्ट किया, स्टेक होल्डर का भरोसा उठ गया। अच्छा किया होता तो लोग इन्वेस्ट करते, तो उनका डिसीजन लेने के लिए सिंपल हो जाता है। फॉर दिस पर्पस वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? फाइनल अकाउंट। तो किस पर्पस के लिए? तुम्हारे स्टेक होल्डर को डिसीजन लेने के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे मालिक? फाइनल अकाउंट्स। एट द व्हाट बेटा? बिगिनिंग और एंड? एट द एंड ऑफ विच ईयर बेटा? फाइनेंशियल ईयर। सर उन्होंने क्या बोला कि आप फॉर दिस पर्पस, विच पर्पस? कि हमारे स्टेक होल्डर को अच्छे डिसीजंस लेने हैं, हमारे स्टेक होल्डर को सही निर्णय लेने हैं, तो वो किसके बेसिस पे लेंगे? फाइनल अकाउंट, कंपनी के रिपोर्ट्स। तो इसलिए फॉर दिस पर्पस वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? फाइनल अकाउंट्स एट द व्हाट? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या मेरे दोस्तों आपको इन दो टर्म के बारे में फर्क पता है क्या? क्योंकि आप बहुत बेसिक से सीख रहे हो, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। बताओ जरा, जिनको नहीं पता आज समझ लेना। अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होता है? फ्रॉम 1 जनवरी, और एंड कहां पे होता है? 31 दिसंबर। 12 महीने का ये तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर, नहीं कैलेंडर ईयर, माय मिस्टेक। कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर में क्या है? कैलेंडर ईयर कहां से चालू होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर होना चाहिए था, माय बैड। और फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर क्या है सर? फ्रॉम 1 अप्रैल से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? 31 मार्च। तो यहाँ पे वर्ड क्या आया बेटा? विच ईयर? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर बोल सकते हैं क्या? अकाउंटिंग ईयर। समझा फाइनेंशियल ईयर वर्ड का इंपॉर्टेंट क्या था? फाइनेंशियल ईयर मतलब कहां से साल चालू होगा? 1 अप्रैल, कहां पे खत्म होगा? 31 मार्च। क्या आपको किसने बोला कि कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर में क्या फर्क है? बोलो तो। जो साल पहले जनवरी जो हम फॉलो करते हैं, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे अपन पटाखे फोड़ते हैं, अरे न्यू ईयर, मैसेज भेजते हैं अपने खास वाले को, पहला मैं भी छोड़ूंगा तेरे को। कोई तो होगा, अपन तो नहीं है, अपन सब सज्जन है, सज्जूम करते हैं। तुमने तो नहीं क्या रहेगा। जो लोग कुछ करते हैं बाबू को, बाबू हैप्पी न्यू ईयर पहला में। तो जो वो है तो कौन सा ईयर है? कैलेंडर। हम लोग कॉमर्स के, हमारे लिए नया साल क्या?
1 अप्रैल और खत्म कब होता है 31 मार्च। तो इसलिए इस टर्म को क्या बोला बेटा, फाइनेंशियल। अगर मैंने तुमको पूछा कि फाइनल अकाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनते हैं कि एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। अच्छा, एंड ऑफ द विच ईयर, फाइनेंशियल ईयर। क्या ये टर्म समझा मालिक प्रॉपर? यस, चलो इन ब्रीफ। अच्छा इतना दिया ही, क्यों अगर ब्रीफ में बताना था तो ठीक है। फाइनल अकाउंट आर विच स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट अवेलेबल एंड एक्सप्लेन। क्या अवेलेबल एंड एक्सप्लेन करता है बेटा? वर्किंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन पर्टिकुलर डेट। अगर सर मैं 31 मार्च 2023 को एकेसीए का फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहूं उस दिन के लिए, तो मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा एकेसीए प्रॉफिट में कि क्या है, लॉस में है। आगे, इट इज सेट ऑफ, अब इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट किसका सेट है? सेट समझते हैं? कभी क्रिकेट के तुम लेके जाते हो, कभी क्रिकेट किट लेने जाओगे तो बोलेगा सेट मिलेगा साहब, तुमको ग्लव मिलेंगे, पैड मिलेंगे, हेलमेट मिलेगा, बैट मिलेगा। वो सेट, सेट मतलब फाइनल अकाउंट भी सेट है सर। किस चीजों का? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको ये अगर सवाल आया कि फाइनल अकाउंट कितने चीजों को मिलके बनता है 11th लेवल पे जनरली, तो 3 चीजें तो आएगी। सेट ऑफ डैश डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तुम्हारे लिए जिंदगी में पहली बार तुम्हें नाम सुन रहा हूं, इससे मैं अज्यूम करूंगा मेरे लिए तो बहुत फालतू चीज है, लेकिन आपके लिए पहली बार वो नाम है। टी से कौन सा अकाउंट बोला? ट्रेडिंग अकाउंट। वापस अपने मुंह से बोलो, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या था? बैलेंस शीट। वो क्या होता है मैं समझा दूंगा, पहले शब्द को समझो। व्यक्ति के नाम को पहचानो, फिर व्यक्तित्व क्या है, उसका क्या कैरेक्टर है बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले नए बंदों को मिल रहे उनको समझाओ कि फाइनल अकाउंट इज सेट ऑफ डैश डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वापस एक बार, फाइनल अकाउंट इज सेट ऑफ डैश डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीसरी बार बोलना है, फाइनल अकाउंट इज सेट ऑफ डैश डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या? बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉन एज, अब मैं तुमको बताता हूं क्या चीज है। पहले तो तुम वो पूरा पूरा लाइन लर्न करवा के दूंगा, लेकिन वो समझो पहले। सर हमने क्या किया, एकेसीए का फाइनल अकाउंट बनाना था। क्या बनाना था बेटा? फाइनल अकाउंट। तो कितने कितने चीजें बनानी पड़ेंगी? 3। बताओ पहले कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या बना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में क्या लिखा होता है? पी एंड एल। पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बच्चों को ये समझता ही नहीं, अरे पी एंड एल क्या है करके। बहुत बार मैंने यूज भी किया रहेगा टर्म पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल। पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज क्या बनेगी बेटा? बैलेंस शीट। तो अगर ये तीन बातें बनानी तो इनका कुछ फॉर्मेट रहेगा। अब फॉर्मेट क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत मोटे मोटे तौर पे तुमको बताता हूं। डेबिट साइड को ये क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब समझागा, अब सिर्फ समझो। अमोल सर ने डायरेक्टली फीस कमाया 1 लाख रुपया और पूरे क्लासेस का रेंट वेंट देके खर्चा हो गया 80,000 रुपया। तो डेबिट साइड को खर्चा लिखा, क्रेडिट साइड को इनकम लिखा। क्या मैंने कमाया प्रॉफिट की लॉस? कितने हजार का प्रॉफिट? 20,000 का प्रॉफिट। ओके आपने कहा कि सर 20,000 का प्रॉफिट कमाया। मोटे मोटे तौर पे बच्चों को मैंने नोट्स दिया, उसी का मैंने सिर्फ मेरा रेंट तुमने काउंट किया था भाई, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वाला खर्चा, बाकी तो डिटेल में पता होगा। 20,000। ओके, तो अगर मेरे इसको बोलते ट्रेडिंग अकाउंट से जो आते हैं ना, प्रॉफिट ही नाम है, लेकिन इसको एक वर्ड लगा रहा हूं मैं आगे। क्या वर्ड है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और इससे आया हुआ प्रॉफिट में ट्रांसफर करता हूं। कहां पे ट्रांसफर करता हूं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखो, वापस बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर है, पहले आप बेसिक समझ लो। ऐसे समझो कोई कहानी चल रही है और वो कहानी के कैरेक्टर याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट जो भी कमाएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आया, उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो वापस एक बार बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो देखो डेबिट साइड को पी एंड एल में एक्सपेंडिचर आएंगे, क्रेडिट साइड को इनकम आएंगे, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड को आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय जीपी। जीपी मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। अब क्या हुआ सर? क्या इतने ही रेंट थोड़ी ना खर्चा था, मतलब रेंट भी इनडायरेक्ट है, लेकिन अभी आपको मैं टेम्पररी समझा रहा हूं। और भी खर्चे थे, टेलीफोन बिल 5,000 का टेलीफोन बिल आ गया सर, बच्चों को कॉल करने पड़े फीस के, एडमिशन के। उसके बाद मेरा क्या कहूं मैं, स्टाफ का सैलरी आ गया
10,000 रुपए का मैंने सैलरी दे दिया, उसके बाद लाइट बिल दे दिया 1,000 रुपए का, ऐसे समझ लो, चलो बहुत हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, और बहुत सारे खर्चे। अब 20,000 में से मेरे 10, 5 और 1 16,000 गए, कितने बचे मेरे हाथ में नेट? 4,000 बचा। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस हुआ? 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 16,000 रुपया खर्चा किया, फिर भी मेरे हाथ में 4,000 बचा है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ही है, क्योंकि 20,000 में से कितने बचे? 4,000। बट ये कौन सा प्रॉफिट है पता है? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो आपको उस थियरी में दिया होगा, अभी तक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तुम्हें बहुत मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि थियरी पढ़ाना है, वो थियरी में कुछ लाइन दिए हुए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से अगर प्रॉफिट मिला तो उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपको प्रॉफिट मिला उसे क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आया तो उधर ही नहीं छोड़ने का, उसे कहां पे लेके जाने का बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर प्रॉफिट आया तो कौन सी साइड को लिख दोगे? क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आया, उसको नाम क्या दोगे? बोलो तो, विच प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। और ये कहां पे ट्रांसफर होता है बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये होती है और असेट साइड होती है। क्या मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, एक एक सेशन रहेगा अपना, मतलब अपना एक दिन, 1 से 2 या 3 दिन तो अपन सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे डालेंगे, फिर 2 दिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे, फिर 1-2 दिन सिर्फ बैलेंस शीट समझेंगे। तो सेशन बहुत बड़े होने वाले। अभी तुम एकदम मोटे मोटे तौर पे समझो, क्योंकि थियरी समझना है। तो यहां से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को ना कैपिटल होता है, उस कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड। और लॉस हुआ तो क्या हो जाता है? माइनस। ऐसे स्ट्रक्चर है। तो अब तुमको तीनों का लिंकिंग समझा क्या? ट्रेडिंग का जो भी आया रिजल्ट वो कहां पे ट्रांसफर होता है? P&L। P&L का जो भी रिजल्ट आया वो कहां पे ट्रांसफर होता है? तो ये सेट है, समझो, ये क्या है? पूरा सेट, एक दूसरे को नहीं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। ट्रेडिंग पहले बनेगा, वो क्लोज होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किधर जाएगा? P&L। P&L का जो भी रिजल्ट आएगा वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट। क्या टेंशन मत लो, अभी तो बहुत बड़ी बात बता दी शुरुआत में मैंने, लेकिन फिर भी समझ रहा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट कौन सा बोलते? ग्रॉस की नेट? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा तो क्या? नेट प्रॉफिट। ओके। लेकिन हो सकता है ना सर, कभी कभी क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने 1,00,000 रुपया कमाया, लेकिन मेरा ना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही 1,30,000 हो गया, खर्चा 1,30,000 हुआ, तो क्या हुआ? प्रॉफिट की लॉस? लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस में यहां पे लिख दूंगा सर 30,000। तो कौन सा लॉस? ग्रॉस की नेट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट क्या था? ग्रॉस, वैसे लॉस भी क्या रहेगा? ग्रॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर लॉस आया तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। इधर ही रखेंगे कि P&L को बेच देंगे? P&L को बेच देंगे। और सर प्रॉफिट था तो P&L के कौन से साइड को भेजा था? क्रेडिट, क्योंकि इनकम साइड था। अगर लॉस है तो P&L के कौन से साइड को आएगा? डेबिट साइड को, टू ग्रॉस लॉस। ये 12 के बच्चों को ही बहुत बार नहीं आता, ठीक है, बच्चों को भी नहीं आता जिन्होंने 11 भी नहीं पढ़ा, कि उनको पता ही नहीं इतना सारा ट्रांसफर होता है। सिली मिस्टेक करते बच्चे, जो मैं तुमको पहले दिन बता रहा हूं इस लेक्चर के। तुम स्टोरी के फॉर्म में समझो, क्योंकि तुमको अभी पता ही नहीं, तुम गहराई में गए नहीं, और ये खत्म है यहाँ पे चीज। लॉस आ गया 30,000, मैंने कमाया था, रेंट का इनकम है सर, बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने कमा लिया 50,000, लेकिन मैंने क्या किया? 30,000 सैलरी में ले लिया, इतना ही था। और मेरा डेबिट साइड का टोटल हो गया खर्चा 60,000, और क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 50,000। खर्चा 60,000, इनकम 50,000, क्या आएगा? प्रॉफिट की लॉस। लॉस कितने का लॉस आएगा? 10,000। अब ये P&L से लॉस आ रहा है, ग्रॉस होगा कि नेट होगा? तो इसको क्या कहते हैं? नेट लॉस। और ये भी क्या होगा? ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा? बैलेंस शीट। प्रॉफिट ऐड होता था, लॉस क्या होगा? माइनस। लेकिन ये मैंने क्यों बताया? इतना बताने के पीछे एक लाइन था जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। वो क्या कहेंगे पता है? ये वाली बात करेंगे। अब तुमको मुझे बताओ कि फाइनल अकाउंट में क्या सेट होता है, मतलब क्या क्या चीजें बनती है? एक क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है? श्योर हो सब एवरीबॉडी? यस और नो? यस। एक क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलते हो पूरा, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक क्या बनेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं बोल रहे अपन, बराबर? बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, बताऊंगा बाद में। ये 3 सेट है, कोई दिक्कत किसी को? एवरीबॉडी यस और नो? यस और नो? नो। ये 3 सेट है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट बनाया पता है? ट्रेडिंग अकाउंट से या तो तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो तुम्हें ग्रॉस लॉस मिलेगा। भाई हमने देखा कि अगर इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो प्रॉफिट आया, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट है उसे मैं क्या कहता हूं? ग्रॉस प्रॉफिट।
अगर खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो जो लॉस होगा उसको क्या बोलता हूं मैं, ग्रॉस लॉस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जिंदगी में दो ही बातें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस। तुम्हारे आंसर का पार्ट है, यही आंसर निकालना है। बताता हूं ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है, तुम्हारे सामने ये चीज ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुकी है, जहां पे हमने ना जीएसटी वाला विषय किया था, डिस्काउंट वाला विषय किया था, एक जगह ग्रॉस और नेट आता था। तो सर क्या था ग्रॉस मतलब, ऐसे कि तुमने बोला कि कितना सैलरी है भाई, ये मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूं पहले, ग्रॉस और नेट सवाल आया तो बहुत बच्चों के मन में रहेगा। तुम्हारे भाई बहन जॉब को लग गए होगे ना, तो बोलेगे अरे मी तर ना 10 लाख रुपये कमवतो, पण हातात सर्व डिडक्ट वगैरे होऊन ना 7 लाख पडतात, जे टैक्स पीएफ वगैरह जो भी कट कर लेंगे। तो ग्रॉस तो बोला सैलरी 10 है, लेकिन नेट हाथ में कितना आ रहा है, 7 लाख। समझ रहा है क्या, कट छट करके। यहाँ पे फाइनल अकाउंट में क्या है, ग्रॉस मतलब डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मैं डायरेक्ट वर्ड बोलूंगा तो कंसेप्ट जो मैं सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग में, मैं बताऊंगा व्हाट इज डायरेक्ट इनकम, व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत सिंपल। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में जाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम कहां पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उनका यही कहना है तुम ग्रॉस पे ध्यान मत दो। अरे तुम बोलते हो कि पानी पूरी वाला दिन में 1000 प्लेट बेचता है और एक प्लेट वो 20 रुपए की बेचता है, तो पानी पूरी वाला दिन में कितने का गल्ला कर रहा है, 20,000 का। ये तुम ग्रॉस बोल रहे हो। थोड़ा बहुत तुमने बटाटे का भी वैल्यू कट कर लिया, लेकिन उस जगह का रेंट, उस जगह का लाइट बिल, पावती, ये सारे खर्चे तुमने माइनस ही नहीं किए। तुम बोल रहे हो दिन का 20,000 कमा रहा है, लेकिन हो सकता है दिन के उसके 15,000 खर्चा हो, तो नेट तो कमी आएगा। समझ में आया, तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत चीजें बतानी, लेकिन मैं अब तो सिर्फ एक थियरी का पार्ट बताने जा रहा हूं जो वहां पे है। फाइनल अकाउंट के सेट कितने, 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट मिलता है हमको बेटा बताओ तो, या तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो क्या, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट कब होगा जरा बताइए, अगर सर मेरा इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया कमाया और 70,000 रुपया खर्चा किया, मेरी जेब में कुछ तो बचता है, और बचा हुआ मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से आया तो कौन सा प्रॉफिट रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। बार बार बता रहा हूं, अगर सर मेरा खर्चा आ गया 1 लाख रुपया, लेकिन इनकम है सिर्फ 40,000, तो 60,000 का तो क्या हो गया, लॉस। खर्चा ज्यादा इनकम कम तो क्या आएगा, लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से आया तो उसे क्या होगा बेटा में, ग्रॉस। वैसे ही पी एंड एल से क्या मिलता है जरा बताना, नेट प्रॉफिट नहीं तो क्या मिलेगा बेटा, नेट लॉस। ओके। और बैलेंस शीट हमेशा आपका टैली होता है। टैली मतलब इनके दोनों साइड की टोटल असेट और लायबिलिटी की एक ही आनी चाहिए, एग्री होना, जैसे ट्रायल बैलेंस होता था ना वैसे। और अगर ये अग्री हुआ तो समझने का तुम्हारा सम सही है, और ये एग्री नहीं हुआ मतलब समझने का सम गलत है, तुमको पता चल जाएगा। तुमने सुना रहेगा कि अभी तुमने बहुत मेम्स देखे रहेंगे कॉमर्स में आने के बाद कि बैलेंस शीट टैली होना अलग ही सुकून है ना। तो ये सब चीजें अभी तुमको समझेगा कि रियल चैप्टर अब तुम्हारी जिंदगी का चालू हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट से जाओगे ना, मैं तुमको बता रहा हूं, रटवाना बहुत आसान है इस चैप्टर को, लेकिन रटवाने से शॉर्ट टर्म चीजें कंप्लीट होगी। तुमको कॉन्फिडेंस उन्हीं बच्चों की तरह आएगा जो रटते हैं, लेकिन तुमको दोनों चीजें रहेगी, कंसेप्ट भी और मतलब तुम्हारा फास्ट लर्निंग भी, दोनों चीजें होगी, बट आराम से जाओ। क्यों इतना मेहनत किया इस लाइन को बताने के लिए, अब आप खुद जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपको समझेगा। देखो सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूं, आप पढ़िए। बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज, in case of profit and loss account, balancing figure is, whereas balance sheet show, तीन चीजें समझी कि बैलेंसिंग फिगर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से तुम लोगों को क्या मिलता है सर, इधर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो क्या, ग्रॉस लॉस। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और क्या, नेट लॉस। और हमेशा तुम्हारा बैलेंस शीट क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कितने असेट कितने लायबिलिटी, वो टैली होना चाहिए गिवन पीरियड का। इतनी सी बात थी, ये 3 लाइन समझाने के लिए मैंने इतना महाभारत बताया, लेकिन तुमको अब इतना समझा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या है अभी तक नहीं पता मित्रों, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर एक तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस। पी एंड एल का बैलेंसिंग फिगर या तो क्या आएगा, ग्रॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट टैली होगा। एक सवाल, क्या सर कभी ऐसे हो सकता है कि दोनों चीजें आ जाए, या कोई एक ही आएगी हमेशा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या कभी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दोनों आ सकते हैं क्या, आंसर नो। एक तो तुम्हारा इनकम ज्यादा रहेगा, खर्चा कम रहेगा,
नहीं तो तुम्हारा खर्चा ज्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा। इन दोनों में से कोई भी क्या आएगा, एक तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस। बात खत्म। समझ रहा है क्या बेटा? तो ये डाउट मत आने देना कभी सर दोनों आ सकते हैं क्या, सवाल ही नहीं उठता। एक तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा नहीं तो क्या होगा, लॉस। ट्रेडिंग में हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, पीएनएल में हुआ तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ये टर्म सिर्फ समझे, आगे कहानी में जाएंगे। सर थियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। सर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट, देखो बार बार वर्ड आएगा क्या, डिटरमाइन का मतलब क्या है, बोलो एवरीबॉडी, ढूंढना। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए, टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहला पॉइंट लर्न हो गया। सर क्यों नहीं आएगा थियरी क्वेश्चन, आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे और एक चीज देखिए, प्लीज साइड पे रखिए फोन। यहाँ पे और एक ऑब्जर्व करो, लिखते हो क्या चीजों का उन्होंने ध्यान दिया। मैं अंडरलाइन तो करूंगा ही, लेकिन मैं देखता हूँ 11th 12th पे आप कितना ध्यान दे रहे हो। फाइनल अकाउंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन क्या बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक दिया है ग्रॉस लॉस। या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो क्या होगा, लॉस। दोनों नहीं। अगर जिस बच्चे ने ऐसे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ऐसा है ग्रॉस प्रॉफिट और वो तो मिलेगा, यानी कंपलसरी तुमको क्या बनाना है, पी एंड एल। इसीलिए यहाँ पे आया एंड। एंड के बाद क्या आया, नेट प्रॉफिट और क्या, नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। समझा क्या मालिक? तो कोई भी क्या आएगा, एक। ये लाइन समझ गया ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइन करेंगे किस चीज के लिए, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा नहीं तो ग्रॉस लॉस ढूंढने के लिए। पी एंड एल बनाएंगे क्यों सर, या तो नेट प्रॉफिट होगा नहीं तो क्या होगा, नेट लॉस होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, फाइनल अकाउंट शोज ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्या बेटा, बिजनेस। जब आप फाइनल अकाउंट बना लोगे तो आपको समझ आएगा बिजनेस का असलियत क्या है। तीसरा, इट इन्फॉर्म, आपको वो इन्फॉर्म करेगा, गाइड करेगा द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस टू द स्टेक होल्डर टू टेक व्हाट बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन। कौन से होल्डर बोला वापस, स्टेक होल्डर। मतलब क्या, शेयर होल्डर क्या नहीं, पता है ना स्टेक होल्डर मतलब सारे लोग, इंप्लॉई, सप्लायर, क्रेडिटर, इनको लोन देना है कि नहीं। तो लोगों को डिसीजन लेने के लिए फाइनल अकाउंट हेल्प करेगा। एंड लास्ट सर, इट एनेबल कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ व्हाट, बिजनेस इफेक्टिवली। कि पता है कि इस बार बिजनेस लॉस में जा रहा है तो लोगों को डिविडेंड मत दो, पगार थोड़ा कम करो, एम्प्लॉयज को निकालो। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो ले ऑफ बोलते हैं कि एम्प्लॉय को निकाल दिया। क्यों निकाला सर, फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा था कि तुम इतना पगार देने काबिल हो ही नहीं। एम्प्लॉय को निकालना सीधी बात नहीं रहती सर। एम्प्लॉय तुम्हारे लिए रात भर काम करता, दिन भर काम करता, अलग बॉन्डिंग बन गया है। लेकिन एम्प्लॉय को बचाए कि ऑर्गेनाइजेशन को बचाए, एम्प्लॉय को बचाने गए, पगार तो दे देंगे, उनका घर चला जाएगा, चल जाएगा रेदर, लेकिन मेरा बिजनेस चला जाएगा। तो बेटर है कि 1000 में से 500 को निकालो, 500 तो रोजगार कमा रहे। ये हार्ड डिसीजन होते हैं सर। बाहर से बोलने को बहुत सिंपल लगता है कि कंपनी देखो निकाल दिया, अरे उन्होंने खुद से नहीं निकाला, किसने सजेशन दिया, फाइनल अकाउंट ने। तुम्हारा बिजनेस का पोजीशन ऐसे दिख रहा है, कभी तुमने सोचा होगा। एक चीज शिवाजी महाराज के मूवी का मेरे को एग्जांपल याद आता, जब वो ये अपने अजय देवगन का मूवी कौन सा है, कोंडाना जीतने जाते, देखो तानाजी। तो कोंडाना जब जीतने जाते हैं तो वो रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं, वो रस्सी फिसल जाती है और 2-3 लोग गिर जाते हैं, अटक जाते हैं। अब मतलब क्या होता है कि वो रस्सी उतना भार नहीं उठा सकती, तो एक बंदा क्या करता है, एक मावड़े उनमें से रस्सी कट करके खुद नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक तो ऊपर जाए। वो पोजीशन उस वक्त समझने की क्या करना है, और हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, नहीं तो बोलेंगे ना मैं बचता तू बचता। वो खुद कट करके गिर जाते हैं सर। उस लेवल पे वो चीज जरूरी थी। वैसे कंपनी में क्या जरूरी है, तुम लोग जो कॉमर्स के होते ना, मावड़े बोल लो खुद को, तुम लोग ये दिखाते हो कंपनी में क्या जरूरी है। और ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर, तुम्हारा भी वैल्यू तुमको समझेगा फाइनल अकाउंट पढ़ते हो। इसलिए मैं थियरी पे काम कर रहा हूँ। मैं सीधा प्रैक्टिकल पढ़ाया था, बोलता ट्रेडिंग अकाउंट बेटा डालो, वेजेस ट्रेडिंग को डालो, फिर सैलरी पे एंडल को डालो, यही चलते रहता है। हाँ सर टैली वैसे मत करो, कम टैली एक बार थोड़ा कम हुआ चलेगा, लेकिन कंसेप्ट से आगे मतलब पीछे नहीं रहने का। ऑब्जेक्टिव समझा फाइनल अकाउंट एवरीबॉडी? यस सर। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है वो भी हम देखना शुरू करेंगे मालिक, चलो ध्यान दो। तो ये सवाल आ सकता है, लेकिन हम इसके बाद ब्रेक भी लेंगे, लेकिन आप समझो कि इंपॉर्टेंस क्या है करके। फाइनल अकाउंट आर द बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेस डिसाइड बिजनेस पॉलिसी एंड टेक व्हाट बेटा,
फाइनेंशियल डिसीजन जो तुम बना रहे हो फाइनल अकाउंट, वो क्यों जरूरी है और कितना तुमको ध्यान से पढ़ना है समझो। एक बार तुमने फाइनल अकाउंट बना दिया ना, उससे बड़े बड़े लोग डिसीजन लेते हैं। पढ़ो पहला लाइन, फाइनल अकाउंट आर द बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और क्या बेटा बिजनेस डिसाइड विच पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज एंड टेक विच डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। किसके बेसिस पे? तुमने बनाए हुए फाइनल अकाउंट के बेसिस पे। बार बार बोल रहा हूं, तुम लोगों का रोल देखो, तो ये चैप्टर को इज्जत देना, क्योंकि जो तुम काम करने वाले हो उससे बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं। दूसरा, फाइनल अकाउंट गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर होता है, कितने साल का अकाउंटिंग करते हैं हम? 1 साल का। फाइनेंशियल ईयर बताओ कब से चालू होता है, कब एंड होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये पूरा फाइनल अकाउंट ट्रू पिक्चर बताता है कि एक्चुअली क्या कमाया क्या गमाया। तीसरा इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर व्हाट बेटा, एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी वर्ड समझते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी बहुत बार तुमने समझा रहेगा। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, सपोज मैं तुमसे बोल रहा हूं हर बंदा 100 रुपए देगा, ठीक है? अगर मेरे 70 प्लेयर है 10 टीम के, 10 तो नहीं लेकिन अज्यूम करते, कैलकुलेशन सिंपल होगा, तो मैंने 7,000 तुमसे लिए और मैंने क्या किया, ग्राउंड वाले को सिर्फ 500 रुपए दिए 5 घंटे के, जो बहुत ही हाइपोथेटिकल है, इतना कम तो है नहीं। खाने का मैंने क्या 500 रुपया खर्चा किया सब बच्चों पे और 6,000 रुपया मैंने कमा लिया, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ भाई? बच्चों के नाम पे मैंने बिजनेस कर लिया। अब अगर ट्रांसपेरेंसी, तुमको पता है कि सर मिनिमम 600 रुपया 700 रुपया तो रेट लेते हैं, कम हो के 500 रुपया पकड़ लो एकदम बॉटम, उससे नीचे तो जाएंगे नहीं। तो अगर आप 7 घंटे मैच या 6 घंटे खिला रहे हो तो 3,000 तो इधर ही हो गया पर पर्सन। अगर सर आप 50 रुपीज भी खर्चा कर लो तो 5,000 तो इधर ही हो गया, तो तुमको खर्चा ही 8,000 हो रहा है सर। तो यहाँ पे तो तुम अपनी जेब में से डाल रहे हो, मतलब तुम कोई भी झोल नहीं कर रहे हो। ये मेरा अकाउंटिंग तुम्हारे सामने है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रॉफी का अलग खर्चा, ये अलग खर्चा। तो मुद्दा क्या है सर? इसे कहते हैं कि मैंने इवेंट लिया, मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे इवेंट में से कमाना पर्पज नहीं है, बाकी लोग कमाते भी है तगड़ा और बच्चे देते भी है, लेकिन मेरा इवेंट कमाने का नहीं, तुमको दिख रहा है। दिस इज नॉन ए ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस में भी इतना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स पेड कर रहे हैं, इंप्लॉय को, बहुत सारी बात है जो बड़े लेवल पे तुम सीखोगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझा? क्रिस्टल क्लियर, जो है वो सही ढंग से हिसाब दो, ट्रांसपेरेंसी रखो। तो क्या कर रहा है सर? ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डेडलाइन, बिजनेस डेडलाइन आर पॉसिबल ड्यू टू आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट हेल्प टू गेट क्लियर ब्रेकअप अमाउंट, ब्रेकअप ऑफ अमाउंट है बेटा, याद रखो, आगे बढ़ो। ब्रेकअप ऑफ अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट एज वेरियस, क्या बेटा? टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, कि तुमने प्रॉफिट कमाया तो तुम कितना टैक्स दोगे, ये समझने के लिए फाइनल अकाउंट हेल्प करता है, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स देते हो, बराबर कि नहीं? और इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या बेटा? कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। जितने भी बिजनेस है उसका कंपलसरी आपने क्या बनाना चाहिए? फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए। आप लोग बनाओगे, हम लोग सीखेंगे थियरी आगे, तो बोर होता है सेशन, नो डाउट, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, बाद में कोई देखे ना देखे, लेकिन एक चीज समझो, जो हम करने जा रहे हैं उसकी इज्जत समझेगा। कैसी बात होती है पता है? तुमको एक बंदे से बोला, तुमको मिलाना एक पर्सन से, पर्सन को मिलाया, तुम ऐसे बैठे रहे, वो 2 मिनट बोला, तुमने ध्यान नहीं दिया, बोला ठीक है चला गया। तो जाने के बाद बोला भाई जो आए थे ना वो भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। क्या मजाक कर रहे सर, हम तो उठ के उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी नहीं दिया। वो जो बोल रहे थे वो सारे क्वेश्चन, ये समझो पेपर के बारे में बोल रहे, सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, तो साला पेपर को पता तो पहले से लिख लेते हम लोग। तो विषय क्या है कि तुमको उस व्यक्ति को मिलाने से पहले उसका अहमियत बताया ना, तुम्हारा इज्जत अटेंशन बढ़ जाता है। वैसे चैप्टर के बारे में थियरी अकाउंट का कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि पढ़ने को बोर होता है। बच्चे 11 लेवल बोलते सर मुद्दे की बात करो, बता दो क्या किधर जाएगा, हमको सम करना है, वो अलग हो जाएगा। वैसे सीखो मत, इज्जत समझो जो तुम करने वाले हो। हर जगह पे तुमको फाइनल अकाउंट आना मतलब कॉमर्स में तुम्हारी इज्जत है। तुम कॉमर्स बैलेंस शीट टैली कर रहे हो मतलब दमे बंदे में। और ये इसकी बात नहीं हो रही है, 11वीं के साथ 12वीं का भी चैप्टर हो रहा है। मैं जैसे बताऊंगा ना तुमको 12वीं के इलस्ट्रेशन दूंगा, गारंटी मेरी तुम सॉल्व करोगे। लेकिन इतना ये नहीं आएगा, ये थियरी आएगा भी नहीं, ये उधर रिलेवेंट नहीं। लेकिन क्यों रिलेवेंट है आज? कि तुम लोग इज्जत दो उस चैप्टर को, कि ये जो करने वाले उसका इतना इज्जत है। फाइनल अकाउंट तुम बनाओगे लेकिन फायदा दूसरों का होगा। फाइनल अकाउंट तुम बनाओगे, डिसीजन कोई और लेगा। फाइनल अकाउंट तुम बनाओगे, इन्वेस्टमेंट कोई और करेगा। फाइनल अकाउंट तुम बनाओगे लेकिन कंपनी किसी और की चलेगी, रोजगार किसी और को मिलेगा, हजारों परिवार जिएंगे। तो तुम लोग फाइनेंस के डॉक्टर इसीलिए हो।
तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेट रह के, बोर सबको होगा पढ़ने को, लेकिन थोड़ा ना ध्यान देके हर एक चीज को, हर एक वर्ड को यहाँ पे समझो। नहीं समझा तो क्यूरियोसिटी लाओ, सर ये क्या है बताओ, ये वर्ड क्या है बताओ, क्योंकि मुझे पता है, तुमको शायद नहीं पता रहेगा 11th लेवल पे। समझ रहा है क्या बेटा एवरीवन? ओके, हाउ टू प्रिपेयर में अपन देखेंगे, अभी इसमें ब्रेक लेंगे। पहला तो मैंने बताया, अभी हाउ टू प्रिपेयर में सेकंड सेशन में बताऊंगा, लेकिन यहां तक थियरी तुमको अच्छे से पढ़नी है और ये सबको कंपलसरी नोटबुक में लिखना है। यहां तक थियरी लिख के लाना है। लिखो क्यों सर? लिखते वक्त तुमको कुछ वर्ड समझेंगे कि ये नहीं समझा, आज लिखना है। ओके, ये वाला थियरी आज लिखना है करके, आज का होमवर्क तो बताओगा, ये वाला थियरी तो अभी लिखना है, ठीक है? चलो उतना ही, ज्यादा नहीं करके, क्योंकि कल का ही होमवर्क नहीं हुआ है। तो 40 मिनट्स के सेशन में कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रेन मैपिंग किया कि वो चीजें हैं क्या, सारे वर्ड समझे। चलो रिवीजन दे दो मेरे को। हमने कौन सा चैप्टर चालू किया? चैप्टर का नाम क्या है? बहुत बच्चों को चैप्टर का नाम नहीं होता क्या? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट चालू किया। ओके, यस, अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, बोलो यस और नो? स्टार्टिंग का पार्ट है कि एंडिंग का पार्ट है? तो इट इज एंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, याद रहेगा। फाइनल अकाउंट में कितने सेट्स ऑफ बुक है, कितनी चीजें हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तो तुमको समझा। प्रेषित बेटा डिस्कस करो तुम्हारे लिए। ओके, अब मुझे बताओ, और कोई पॉइंट मेरे से छूट गया तो तुम मुझे बताना, जितने मेरे को याद आ रहे उतने तो मैं रिवाइज करा रहा हूं। सर, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, तो वहां पे वर्ड आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग के साथ साथ कंपलसरी क्या बनाना है? ट्रेडिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है हमें? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस। और बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में दो बातें आती है, अभी तक बताया नहीं, लेकिन दो बातें आएंगी, असेट और क्या? लायबिलिटी। तो असेट क्या, लायबिलिटी क्या, वापस बताओगे। एक्चुअली पहले 2-3 चैप्टर में कंसेप्ट हो गई थी। कुछ बच्चों को असेट का मतलब भी नहीं पता रहता, इस लेक्चर में आने के बाद भी लायबिलिटीज का मतलब भी नहीं पता रहता, और मैं अज्यूम करूंगा कि आपको नहीं पता है। बताते वक्त सब डिटेल में बताऊंगा कि गुड्स और असेट में क्या फर्क है, तुमने कमाई हुई सैलरी और लायबिलिटी में क्या फर्क है, उधार लिया हुआ पैसे में, सब चीजें तुमको पता चलेगी। ओके, क्या ट्रेडिंग अकाउंट से आई हुई अमाउंट कहीं पे ट्रांसफर करते हैं या उधर ही रखते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले आप मैनेज करना, उससे जो भी आपने ढूंढा हो कहां पे ट्रांसफर करना। लेकिन सर वहां पे रुकिए, क्योंकि अकाउंट है तो अकाउंट ही तो डेबिट साइड और क्या रहेगा? क्रेडिट साइड। तो सर अगर प्रॉफिट मिला तो कौन से साइड को ट्रांसफर होगा? P&L के क्रेडिट साइड को। और अगर ग्रॉस लॉस आया तो कहां ट्रांसफर होगा? P&L के डेबिट साइड को। कैसे? जब सम सॉल्व करेंगे तो तुमको समझेगा, जिसको इसमें थोड़ा अभी जड़ जा रहा होगा। P&L से भी आउटपुट आएगा, नेट प्रॉफिट नहीं तो क्या? नेट लॉस। तो उधर नहीं रखना है, वो भी किधर ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट में। कि लिंक है तुम्हारी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे खत्म होता है। प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड को कैपिटल में ऐड, और नेट लॉस हुआ तो लायबिलिटी साइड में से कैपिटल में से माइनस। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर। उसके ऑब्जेक्टिव देखे और क्या देखे? इंपॉर्टेंस हमने देखे। तो ये दो सवाल तो आपको आज लिखने भी है, पढ़ने भी है, लर्न भी करने। मैंने स्टेक होल्डर का मतलब बताया। क्या शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बीच में फर्क पता है? यस, शेयर होल्डर मतलब वो बंदा जिसने शेयर खरीदे, दैट्स इट। स्टेक होल्डर में ओनर्स आएंगे, एम्प्लॉइज आएंगे, जिसने कंपनी को लोन दिया वो आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, फाइनेंशियल मतलब जिसने पैसा दिया, इन्वेस्टर्स आएंगे। ये सारे लोगों को अगर मुझे कोई एक वर्ड देना है तो मैं क्या दूंगा? स्टेक होल्डर। ओके बेटा, एवरीबॉडी यस और नो? तो तुम लोगों का क्वेश्चन क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। इतना सिंपल है, पता है तुमको? मतलब मैं तुमको बता दूं, ये 3 फॉर्मेट बनाने से, और ट्रायल बैलेंस में रहेगा एक अकाउंट का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट तुमको उठाना है और ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है। कौन से साइड को? डेबिट साइड को, क्योंकि खर्चा। तुम इतना, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। तुमको बोला सैलरी, अब मैं बताऊंगा सैलरी उठाना है, P&L डालना है। तुम बोलोगे सर ये ऐसा क्यों? इसका लॉजिक रीजन सब मैं बताऊंगा और एकदम परफेक्ट बताऊंगा। तुमने ट्रायल बैलेंस से उठाया, P&L को डाल दो। फर्नीचर तुमको बताइए ना, असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड को डाल दिया। बैंक लोन लायबिलिटी है। मैं समझाऊंगा तुमको, बस ऐसे उठाना है, वहां से कॉपी करना है, अकाउंट में पोस्ट करते रहना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टैली करना है, आगे आंसर, टैली हो गया, खत्म। इतना सिंपल है, बट अगेन रटना नहीं है। जितना अपने आप को डेवलप करोगे, सोचोगे ना, उतना भारी रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। और मैं वो करके भी दिखाऊंगा। सिर्फ ज्यादा सेशन हो गए चलेगा, घाई नहीं अपने को, क्योंकि एक तीर से बहुत सारे निशाने लग रहे हैं।
11वीं 12वीं सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन मतलब बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं, सीएस में अगर अकाउंट था एक जमाने में तो वो एमबीए का अकाउंट हो रहा है, सारे लेवल का फाइनल अकाउंट तुम्हारा कवर हो रहा है। ओके तो यहां तक आज क्या क्या सर, इतनी बातें की मतलब आज आपके दिमाग में इतना समझ गया फाइनल अकाउंट में 3 बातें क्या आती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस क्या है, इतना तुमने नोटबुक में टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ पे अपन सेशन को रोकते हैं। थैंक यू सो मच।